नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ और दंगल में बात कर रहे हैं आज कुमारी शैलजा पर, उनके बयानों पर, दलितों पर हो रही सियासत पर और इससे बनते और बिगड़ते मौजूदा सियासी समीकरण पर। आखिर चुनावी बिसात जो बिछी है उस पर किस तरह से सभी राजनीतिक दल अपने अपने मोहरे चल रहे हैं और दलितों को साधने में लगे हैं। हमारे आज के कार्यक्रम के कुछ अहम सवाल हैं जिन पर चर्चा करेंगे और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही बना रहे हैं मौजूदा राजनीतिक समीकरण। हरियाणा की चुनावी लड़ाई क्या शैलजा पर आई? ये हमारा आज का एक अहम सवाल है जिस पर हमने चर्चा करनी। शैलजा की दूरियां बढ़ाएंगी परेशानियां? शैलजा नहीं एक्टिव, दलित विरोधी नैरेटिव। जी हां, शैलजा की दूरियां बढ़ाएंगी परेशानियां, शैलजा नहीं एक्टिव, दलित विरोधी नैरेटिव। और हरियाणा की चुनावी लड़ाई क्या शैलजा पर आई? ये आज के हमारे अहम सवाल हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इन पर ज्यादा चर्चा करने से पहले क्या कहा आज कुमारी शैलजा ने अपनी खामोशी को खत्म करते हुए, एक बार वो भी सुनना जरूरी है कि कुमारी शैलजा, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गतिविधियों से, जबकि चुनाव है, दूरी बना ली थी, जिससे ये लग रहा था कि वो चुनाव से दूर हैं, नाराज हैं, आज कुमारी शैलजा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। तो क्या कुमारी शैलजा मान गई हैं या इसके पीछे, उनके शब्दों के पीछे उनका दर्द आज भी बयां हो रहा है? आइए पहले सुनते हैं कि कुमारी शैलजा ने क्या कहा। तो फुट सोल्जर हूँ कांग्रेस पार्टी की, फायदा तो सब वर्कर करते हैं और हम पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीन पर उतरते हैं। कांग्रेस कांग्रेस है, शैलजा शैलजा है और शैलजा कांग्रेस ही। तो आपने सुना कि कुमारी शैलजा ने क्या कहा, लेकिन उनकी बातों से उनका दर्द, उनकी तकलीफ सुनाई जरूर दे रही है। इसी पर बीजेपी ने पहले क्या कहा था, जहां से ये अटकलें लगने लगी थी कि क्या कुमारी शैलजा कांग्रेस को अलविदा कहेंगी, क्या भाजपा की तरफ कुमारी शैलजा रुख करेंगी, और फिर दलितों को साधने के लिए किस तरह से राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं, ये समझना भी जरूरी है। तो मनोहर लाल खट्टर, पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री, ने क्या कहा था, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। हमारे यहाँ चाहे जनता हमें प्यार देती है, हमारे यहाँ नेता सब सुरक्षित और सुकून महसूस करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि इन्होंने जो इस बार का बदलाव जो किया कि मनोहर लाल खट्टर ने जब से इस्तीफा दिया है, ये बार बार कांग्रेस के दरवाजे खटखटा रहे हैं, हमने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। मेरा कहना है जो बंद दरवाजे हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक ताला है, उस ताले का पासवर्ड वो हमारे पास है। सर कांग्रेस कहती है हम तो उस पासवर्ड के माध्यम से ताला खोल करके जिनको लाना होता है ले आते हैं, जिनको नहीं लाना होता उसको वहीं बंद कर देते हैं। तो मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि कुमारी शैलजा के साथ अन्याय हो रहा है, भाजपा के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, और उसके बाद सभी जो भाजपा नेता हैं उनके बयान आने लग गए थे कि कुमारी शैलजा आती हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन कुमारी शैलजा के साथ अत्याचार हो रहा है। तो भाजपा का ये जो प्यार कुमारी शैलजा के लिए जाग रहा था, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ये जो राजनीति में चल रहा था, और अब कुमारी शैलजा ने अपनी खामोशी को तोड़ते हुए जो कहा, उससे क्या राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं ये भी समझेंगे। लेकिन एक बार और सुनते हैं कुमारी शैलजा ने क्या क्या आज कहा, एक बार सुनते हैं। तो फुट सोल्जर हूँ कांग्रेस पार्टी की, फायदा तो सब वर्कर करते हैं और हम पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीन पर उतरते हैं। कांग्रेस है, शैलजा शैलजा है और शैलजा कांग्रेस ही। देखते हैं कि कौन कहाँ कैंडिडेट, ये एक सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी में लोग कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ, कोई किसी के साथ में। हरियाणा कांग्रेस की बात कर रहे हैं, सब जगह नहीं होता, लेकिन हरियाणा कांग्रेस में ऐसा था। और कोशिश होती है कि जो उम्मीदवार ढंग के हों, अच्छे हों, उनके लिए
अलग अलग लोग करते हैं, उनको रेकमेंड करते हैं, टिकट एक को मिलता है। अब किस हिसाब से कैसे फैसले हों और किसको टिकट मिला ये तो हाईकमांड के हाथ में होता है, और जो मिला वो ठीक है, जैसे भी हुआ। तो कुछ मुद्दे थे, हमारे भी मुद्दे थे, उनको हमने रखा जो भी है, लेकिन वो बातें अब हम पीछे छोड़कर, क्योंकि टिकट वितरण हो चुका है, अब सरकार कांग्रेस की बनानी है, तो हम कैंपेन करेंगे और जल्दी 2-3 दिन में मैं कैंपेन के लिए निकलूंगी। और इससे पहले कुमारी शैलजा ने कहा था कि कांग्रेस कांग्रेस है, शैलजा शैलजा है, शैलजा कांग्रेस है। ये बातें उनके दिल के दर्द को बयां जरूर कर रही हैं। 2-3 दिन में अभी वो चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगी, ये उनका कहना है। और ये भी गौरतलब है कि चुनाव प्रचार के जो दिन हैं वो अब बेहद कम बचे हैं। मेरे साथ खास मेहमान हैं, अनिल आर्या हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीजेपी से राकेश शर्मा हैं और सुनील कटारिया हैं कांग्रेस से, जिनके साथ हम इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें समझना जरूरी हैं। हरियाणा में दलित प्रभाव वाली जो सीटें हैं वो तकरीबन 47 सीटें हैं, और हरियाणा में दलित आबादी कितनी है ये सब समझना बेहद जरूरी है जब हम दलित राजनीति की बातें कर रहे हैं। और इस चुनावी बिसात में सभी राजनीतिक दलों ने जो अपने मोहरे सजाए हैं वो एक एक चाल इसको मद्देनजर रखते हुए चल रहे हैं। तो हरियाणा में दलित आबादी कितनी है? 21%, यानी कि 21% दलित आबादी है। हरियाणा में दलितों की पसंद कौन कौन है जरा ये भी समझिए। 2019 में अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 51% मिला था और कांग्रेस को 25% वोट मिला था। 2019 लोकसभा की अगर हम बात कर रहे हैं तो, और 2024 में 24% बीजेपी को और 68% कांग्रेस को बड़ा वोट शेयर मिला। और इसी वोट शेयर में सेंधमारी करने की अब कोशिशें हो रही हैं। अनिल आर्या, मौजूदा परिस्थिति हम जो देख रहे हैं और कुमारी शैलजा ने अपनी खामोशी को आज दूर करते हुए जो कहा, उसको किस नजर से देखते हैं? अनिल आर्या, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अनम्यूट कर दीजिए। जी, आवाज आ गई? बिल्कुल आ रही है। कुमारी शैलजा ने जो आज कहा है, हाँ, उनकी जो कहने के शब्दों का चयन है, हाँ, वो उनके दर्द को बखूबी बयां कर रहा है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि पीछे छुड़ाए कुछ मुद्दे थे, वो तमाम उठापटक की बातें उन्होंने इशारों में कह दी जी। और ये भी कह दिया कि जो हाईकमान ने कहा हमने मान लिया। हाँ, और एक बड़ी स्पष्ट उन्होंने कर दी कि वो कांग्रेसी है, वो कांग्रेसी ही रहेंगी। जो भाजपा कोशिश कर रही थी, डोरे डालने की बात कर रही थी, कुछ और बातें कर रही थी, आज धनोलाल खट्टर कुछ भी कहेंगे दरवाजे बंद है, उन्होंने दरवाजे खोले हुए थे और ये सिर्फ एक छलावा था, इससे अधिक कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि शैलजा की जो बात कर रहे हैं, ये शैलजा वो शैलजा है जिसके पिता भी कांग्रेस में रहे, ये खुद भी सांसद रह चुके हैं, कांग्रेस की महासचिव हैं और बड़ा चेहरा है, कांग्रेस का दलित नेताओं में बहुत बड़ा चेहरा है। चर्चाएं इस बात की भी हरियाणा में चल रही हैं कि अगर कोई 2005 वाला प्रकरण हरियाणा में दोहराया, कांग्रेस आला कमान है, तो शैलजा की लॉटरी भी एज ए सीएम लग सकती है, ये कहा जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आज जब हम जहां खड़े हुए हैं, या शैलजा बात करिए 2 या 3 दिन में वो उतरेंगे मैदान में, तो वो बहुत देर हो चुकी होगी। शैलजा को अगर वो सच्ची कांग्रेसी है और कांग्रेस की सिपाही बनी रहना चाहती हैं, तो उनको मैदान में उतरकर चुनाव प्रचार में लगना चाहिए था। कम से कम उन सीटों पर जरूर जा सकती थी जो उनके अपने लोग खड़े हैं। तो 9-10 सीटें उनको मिली है, वहां से शुरुआत करते हैं आप। और कांग्रेस आला कमान को भी सोचना चाहिए कि अगर ये झगड़ा अच्छी तरह चलता रहा तो ये झगड़ा भाजपा के लिए बड़ा लाभकारी हो सकता है, खासकर तब जब भाजपा ने पूरी कोशिश की है कि जो वोट बैंक है उसको डिवाइड किया जाए। जैसे अभी आपने बताया कि 2019 में भाजपा को 4% दलित वोट मिली थी, 25% कांग्रेस को मिली। हाँ। इस बार 68% कांग्रेस को मिली और 24% भाजपा को मिली। Exactly. एक नैरेटिव जो लोकसभा चुनाव में सेट कर दिया गया था कि संविधान बदलने वाला है, वो नैरेटिव दलितों को बड़े अंदर तक अपील करके गया और वो वोट बैंक शिफ्ट हो गया कांग्रेस की तरफ। उसी नैरेटिव को तोड़ने के लिए
कभी आरक्षण की बात मोदी करते हैं, कभी दूसरी बातें कही जाती हैं, कभी दलित मुद्दों को उठाया जा रहा है। तो दलित वोटों का जो परसेंटेज है वो अपने पास शिफ्ट कर लिया जाए। शैलजा के ऊपर जो कांग्रेस के लोगों ने अटैक किया या जो हुड्डा कैंप के लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है, मुझे लगता है कि वो रणनीतिक चूक कर रहे हैं। भाजपा ने इस ढंग से गोटी फिट की है अपनी कि यहाँ शैलजा के झगड़े को या शैलजा के मुद्दे को हवा देकर दलित वोटों को भ्रमित करने की कोशिश की है। दूसरी ओर इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन है, बीएसपी के माध्यम से दलित वोटों में वो डिवाइड करना चाहते हैं। वहां चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के माध्यम से जेजेपी और उसका जो गठबंधन बनाया, वहां भी दलित वोटों में सेल लगाने की बात की जा रही है। बिल्कुल आते हैं अनिल आर्या उस पर, लेकिन राकेश शर्मा, बीजेपी जिस पिच पर बैटिंग कर रही थी, कुमारी शैलजा के इस बयान से क्या कहना है आपका? देखिए, आपने खुद भी कहा, अनिल आर्या जी ने भी कहा। पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। प्रवक्ता खातिर अनिल आर्या जी को भी नमस्कार। जैसा आपने भी कहा, अनिल आर्या जी ने भी कहा कि जिस प्रकार से आज उन्होंने वक्तव्य दिया है, उस वक्तव्य के एक एक शब्द को आप देखिए जरा। जिस प्रकार से कहा भाई कांग्रेस ही शैलजा है, शैलजा ही कांग्रेस है, परंतु इसमें जब वो शैलजा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही शैलजा कहती हैं, तो वो जो आज जो हरियाणा में स्थिति बनी हुई है कि हुड्डा, हरियाणा में हुड्डा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही हुड्डा है। और जिस प्रकार से हुड्डा साहब ने अपने इनकी पार्टी में इनके ही सीनियर लीडर द्वारा, चाहे वो किरण चौधरी जब पार्टी में थी वो हो, चाहे शैलजा जी हो, और भी बहुत से लोग थे, सुरजेवाला जी हो, सबने बार बार समय समय पर ये कहा कि ये पुत्र मोह में और पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, और वो आज भी लगे हुए हैं। शैलजा जी के लिए क्या क्या आपत्तिजनक, ऐसे एक निचले स्तर तक के इनके समर्थकों ने क्या क्या बयान दिए हैं, और घुटन तो महसूस कर ही रही है पार्टी के अंदर, उनके वक्तव्य से भी लग रहा है। और देखिए, बिना आग के कहीं धुआं उठता नहीं है, कहीं ना कहीं आग लगी होती है तो धुआं उठ, बात वो है ही नहीं राकेश शर्मा। जिस देखिए, आग तो सभी पार्टियों के अंदर लगी हुई थी, भगदड़ या नाराजगियां, कैंप्स तो भाजपा में भी दिख रहे थे, कांग्रेस में भी चलिए दिख रहे हैं, लेकिन जिस वोट बैंक को साधने की कोशिश शैलजा के जरिए हो रही थी, इसीलिए मैंने कहा कि जिस पिच पर बैटिंग हो रही थी, आज इस बयान के बाद आपका क्या रुख है? भारतीय जनता पार्टी का तो सीधा रुख है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, और जो घुटन शैलजा जी महसूस कर रही हैं, और जितना उनके साथ आप देखिए, रोज आप देखते हैं, टीवी में भी देखते हैं, अलग अलग यूट्यूबर के चैनल्स में भी देखते हैं, किस प्रकार से एक निचले स्तर पर जाकर उनको अपमानित किया जा रहा है। अब वो तो शैलजा जी को देखना है कि किस हद तक अपमान सहन करेंगी और कब तक वो रुकेंगी, कब तक केंद्रीय नेतृत्व के उस पर वो उनके ढांढस पर वो रुक पाएंगी, वो तो उनका विषय है। सुनील कटारिया जी, शैलजा जी नमस्कार, टॉलरेशन कितनी है? जी राकेश जी आते हैं आपके पास। सुनील कटारिया, क्या कहना है? नमस्कार जी, नमस्कार करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और पैनलिस्ट साथियों को जी। और मैं सुनील बताना चाहता हूँ कि कुमारी शैलजा के मुद्दे पर क्या कहना है? अब मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल क्लियर, बताइए। मैं जो है राकेश जी को बताना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा की जनता को बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से इन लोगों ने ये मतलब निकालने की कोशिश की है, ये मतलब निकालने का क्या मतलब है? जब कुमारी शैलजा बहन, जो हमारी बहुत ही आदरणीय नेता हैं, बड़ी सीनियर लीडर हैं, उनके पिताजी चौधरी दलबीर सिंह भी मिनिस्टर रहे, सेंटर में मिनिस्टर रहे, और बड़े बड़ी कद्दावर नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रभारी हैं, कई बार, एक से ज्यादा बार वो सांसद रही, राज्यसभा से भी रही, और बहुत ही ज्यादा हाईकमान की चहेती हैं, और हमारे सीनियर, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह अनदेखी की शिकार हो रही हैं, जो कि उन्होंने ये दूरियां बना ली। चुनाव सर पर है। नहीं, कोई दूरियां नहीं, अभी कोई जल्दी नहीं है। बहुत आराम से हमारे नेता राहुल गांधी जी भी हैं, आप देखिए, वो भी आराम, अभी बहुत ज्यादा वो कोई तो जल्दी दिख रहा है नहीं कि कांग्रेस बहुत आराम से ही चुनाव में उतरी है। जी, वो तो दिख रहा है। चुनाव अपने पीक पर है, के माध्यम से बताना चाहता हूँ चुनाव कि अपने ये पीक जो पर है। 21% जो दलित हमारे जो वोटर हैं या जनसंख्या है, इनमें से 68% जो है, 68% हमारे लोकसभा चुनाव में जो इन्होंने वोट दिया वो कांग्रेस पार्टी को दिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जिस तरीके से नैरेटिव सेट कर रहे हैं
ये जनता अब इतनी बेवकूफ और पागल नहीं रह गई है जो इनके अपने नेताओं को तो ये नहीं देखते। रामविलास शर्मा जी कैसे फबक फबक के रो रहे थे। सुनील कटारिया जी वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं और आप होने दे रहे हैं, तो इसमें कमी किसकी है? कमी किसकी है? कमी किसकी है? नहीं, कांग्रेस पार्टी जो है हर नेता का मान सम्मान करती है और उनका हमारी शैलजा जी हमारी बड़ी बहन है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बता दिया है कि जो इस तरीके की जो बातें करते हैं पार्टी में उनके लिए कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है और वो लोग। अच्छा चलिए आप मुझे ये बताइए, जब सुनील कटारिया जब इस तरह के बयान आए थे, ये कहने में क्या कांग्रेस ने देरी कर दी कि इस तरह की बातें करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? क्या ये क्लैरिफिकेशन देने में कांग्रेस की तरफ से देरी हुई जिसका फायदा भाजपा ने भी उठाया और ये मुद्दा बना? मेरा 1 सेकंड का और रह गया जी। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहां तक कि शनाप लोग जो बातें करते हैं हमारी बहन कुमारी शैलजा जी के बारे में, उनका समाज में भी कोई जगह नहीं है। जो असामाजिक बातें और इसे भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत लोगों से इस नाप शनाप बयानबाजी कराती है। ऐसे ही पिछले चुनाव में आपको ध्यान होगा, ऐसे ही यूपी के चुनाव में इन्होंने एक बार एक न्यूज फ्लैश करवाई कि अखिलेश यादव ने अपने पिताजी को तमाचा जड़ दिया। एक ऐसी खबर चलवाई जिससे कि लोगों में जी उसका डैमेज कंट्रोल करना तो जिम्मेदारी आपकी थी या उसके लिए भी आप दूसरों को जिम्मेदार ठहराएंगे? आते हैं आपके पास अनिल आर्या, क्योंकि क्या जब वो उस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ, कांग्रेस की तरफ से बयान आया, क्या उस बयान आने में देरी हुई जब तक वो मुद्दा दूसरी पार्टी ने लपक लिया? मुझे लगता है कि कांग्रेस ने रणनीतिक चूक की है। हाँ। जो डैमेज कंट्रोल तुरंत करना चाहिए था वो डैमेज कंट्रोल अब तक नहीं कर पाए, बल्कि वो डैमेज और बढ़ता गया। यहाँ तक बढ़ता गया कि शैलजा को चुप साध कर, मौन साध कर, शैलजा और उनका भतीजे दोनों चुप बैठ गए और अभी भी वो कह रही है कि 2-3 दिन में सक्रिय होंगी। 2-3 दिन में सक्रिय होने का मतलब है कि जब चुनाव को 1 हफ्ता रह जाएगा उससे पहले सक्रिय होंगी। पूरे हरियाणा में कितना मैसेज कन्वे कर पाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के और वो भी तब जबकि केंद्र के नेताओं की रैलियां होंगी, यानी कि राहुल जी की रैली में वो दिखाई देंगी या फिर और किसी बड़े नेता की रैली में दिखाई देंगी। तभी मुझे लगता नहीं कि शैलजा जिस उत्साह से, जिस मन से पहले लगी हुई थी, उस उत्साह उस मन से लग रही है। दूसरा एक चीज और भी देखिए कि अगर हुड्डा कैंप को इतनी चिंता थी उनकी अस्मिता की, उनके स्वाभिमान की, उनकी चीजों की, तो उन्होंने अपने जो पोस्टर्स थे, जो अपने पूरा एक मार्केटिंग स्पेंड था, उसमें से क्यों उनका चेहरा गायब कर दिया? ये जो चीजें हैं उससे मुझे लगता है कि जो शैलजा के समर्थक हैं उनको निश्चित तौर पे चोट पहुंची होगी। दलित वोट बैंक को कितना प्रभावित कर पाएंगे भाजपा, मुझे इसमें शक है। लेकिन फिर भी ये जरूर मानता हूं कि इस पूरे प्रकरण से कांग्रेस को बैकफुट पर तो आना पड़ा है, वो फ्रंट फुट पर आकर खेलने के लिए तभी सक्षम हो पाएगी जब कुमारी शैलजा बड़े अच्छे और सॉलिड ढंग से चुनाव प्रचार अभियान में उतरे और बड़े दमदार ढंग से अपनी बातों को कहें और पूरा अटैकिंग मोड में कहें। वो अटैकिंग मोड हुड्डा कैंप के ऊपर ना हो, वो अटैकिंग मोड विपक्ष के, भाजपा के खिलाफ हो, न्यायालयों के खिलाफ हो, बाकी दलों के खिलाफ हो। तब तक ऐसा नहीं होगा जब तक कि वो शैलजा ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि अटैकिंग मोड में आना होगा, उस तरह से फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करनी होगी इस सियासी पिच पर, जो कहीं ना कहीं अभी मिसिंग दिखाई दे रहा है और इसी वजह से कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये जरूर आपने बताया कि 5वीं बार लोकसभा का चुनाव जीता उन्होंने। शैलजा एक बड़ी नेता हैं, 2014 से 2020 तक राज्यसभा सांसद भी रही, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य हैं, उत्तराखंड प्रभारी हैं, पार्टी महासचिव हैं। बड़े नेताओं को भी इधर उधर जाते देखा है, नाराजगियां देखी हैं और उनमें सबसे पहला नाम चौधरी बीरेंद्र का था, उससे पहले कुलदीप बिश्नोई का भी था और फिर राव इंद्रजीत भी थे, फिर हम अशोक तंवर की भी हम बात करते हैं और अभी हाल ही में जो किरण चौधरी का हम जिक्र कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि राजनीति में कोई इधर उधर नहीं जाता है कि अगर वो बड़ा नेता है, बड़े नेता ही इधर उधर जाते हैं, अक्सर देखे गए और तभी तो राजनीतिक समीकरण बदलते हैं। बहरहाल दलित राजनीति करके क्या सत्ता तक पार्टियां पहुंचेंगी, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। दंगल में आज हम बात कर रहे हैं कि क्या दलित राजनीति से सत्ता तक पहुंचेंगी राजनीतिक पार्टियां। एक अहम चीज है जो आपके साथ शेयर करनी है, हरियाणा में आरक्षित सीटें कितनी हैं? 17
17 रिजर्व्ड सीट्स हैं और क्यों दलित राजनीति पर इस वक्त हरियाणा की राजनीति आकर टिकी हुई है वो समझना बेहद जरूरी है इन ग्राफिक्स के जरिए। 2009 में अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पास 7 सीटें थी, इनेलो के पास 9 और अन्य के पास 8। और 2009 में कांग्रेस को 40% वोट शेयर था, इनेलो के पास 36, बीएसपी के पास 6, बीजेपी के पास 4% और अन्य के पास 14%। और 2014 में यही आंकड़ा कांग्रेस के पास इन 17 आरक्षित सीटों में से कांग्रेस के पास 4 थी, बीजेपी के पास 9, इनेलो 3 और अन्य 1। और परसेंटेज की बात करें जो बीजेपी 33% वोट शेयर मिला था, इनेलो के पास 29%, कांग्रेस 25%, बीएसपी 3 और अन्य 10%। और यही आंकड़ा जब हम 2019 की बात करते हैं तो इन 17 आरक्षित सीटों में से कांग्रेस के पास 7, बीजेपी के पास 5, जेजेपी के पास 4, अन्य के पास 1। और परसेंटेज की बात करें तो बीजेपी के पास 33%, कांग्रेस 30, जेजेपी 22%, बीएसपी 3, आईएनएलडी 1 और अन्य 11%। तो आप इन आंकड़ों के जरिए समझिए कि जो दलित वोट शेयर है, दलित राजनीति पर क्यों सभी इतना दाव लगा रहे हैं। अनिल आर्या, ऐसा नहीं है कि दलित वोट एक तरफा कांग्रेस को या बीजेपी को गए। पुरानी अगर हम चीजें देखें तो वो इनेलो के साथ भी दलित वोट परसेंटेज गया है, जेजेपी के पास भी गया है। देखिए, कभी भी कोई भी कम्युनिटी 100% किसी के साथ नहीं जाती, बिल्कुल। लेकिन इस बार जो माहौल बना हुआ है, जो लोकसभा चुनाव के बाद एक माहौल बनाया गया, एक नैरेटिव सेट किया गया कि संविधान बदल देंगे और संविधान बदलने का नुकसान दलितों को होगा, वो नैरेटिव इस ढंग से पे करके गया कांग्रेस को कि अब कांग्रेस गदगदर, उनको लगता है कि तमाम दलित वोटें उनके खाते में आ जाएंगी। अभी जो कॉम्बिनेशन कांग्रेस मान के चल रही है उसमें जाट प्लस दलित प्लस मुस्लिम वोट, उन वोट्स को मान रही है कि इसमें से जो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स हैं वो उनके पास जाएंगी। और हमको भी लगता है कि इन तीनों कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में तो मैक्सिमम वोट उन्हीं के साथ है, इन तीनों कम्युनिटी में मैक्सिमम जो वोट शेयर है वो कांग्रेस के पास जा सकता है। आप एक चीज और देखिए कि दलित जो परसेंटेज है, जो वोट का आपने बताया अभी, कि वो हर बार शिफ्ट भी हुआ है। ऐसा नहीं कि हर बार कांग्रेस को मिला या जेजेपी नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि ये शिफ्ट होता गया है। वो शिफ्टिंग पैटर्न हम देख रहे हैं, कभी बीजेपी, कभी इनेलो, कभी जेजेपी के पास भी 22%। हाँ, लेकिन वो नेता के साथ भी गया कि कौन सा, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सा नेता किसके साथ जुड़ा है। जेजेपी के पास जो 4 सीट पिछली बार दलितों की आई थी, वो दलितों की सीट इस वजह से नहीं आई कि वो दलित जो चेहरे थे वो जेजेपी के लोग थे, जेजेपी के बड़े चेहरे थे, वो अन्य कारणों से वहां उनकी जीत रही। और इस बार जो आप बात कर रहे हैं ना दलितों का, दलितों में एक नैरेटिव सेट करने की जो बार बार कोशिश की जा रही है और जो भाजपा उसको खत्म करना चाहती है, जो भाजपा ये बार बार कभी गोहाना कांड उठा के, कभी मिर्चपुर कांड उठा के, कभी शैलजा की के खिलाफ जो अपशब्द हो रहे हैं, उन सब बातों को नटशेल में बात करूं तो वो ये है कि दलितों का उत्थान अगर कोई कर सकता है तो इस पर आके राजनीति टिकी हुई। लेकिन दलितों का उत्थान हो, किसानों का उत्थान हो या कोई और उत्थान की बात हो, कांग्रेस 47 से सत्ता में है। कांग्रेस ने अब तक क्या किया और भाजपा ने भी क्या कर दिया? तमाम दल कभी ना कभी सत्ता में रहे हैं और तमाम दलों के ऊपर कोई ना कोई दलित, मतलब तो राजनीति का है। हाँ, ये राजनीति है, ये सिर्फ सत्ता की राजनीति है, राकेश की राजनीति है। राकेश जी, जी अनिल जल्दी से अपनी बात कहिएगा, आप कुछ कंप्लीट करना चाह रहे थे। हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, राकेश जी। देखिए, अभी सुनील जी कह रहे थे कि भाई कुमारी शैलजा जी के फादर बड़े सीनियर कांग्रेसी लीडर थे, ऐसे किरण चौधरी जी के ससुर जी भी चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उनके पति भी प्रदेश में मंत्री रहे। किरण चौधरी जी दिल्ली में स्पीकर रही थी, बहुत बड़ी लीडर थी। और जैसे उन्होंने पार्टी छोड़ी, किस प्रकार से इनके नेताओं के बयान आए थे कि कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका कोई वजूद नहीं है। और उसी प्रकार से अभी सुनील जी ने बताया कि हुड्डा जी का बयान आया, अनिल जी ने बताया दीपेंद्र जी का बयान आया, परंतु दीपेंद्र जी के बयान के बाद और हुड्डा जी के बयान के बाद भी क्या उनके अपमान की प्रक्रिया रुकी? क्या उनके समर्थकों द्वारा ऐसे शब्द यूज किए गए जो मैं इस चैनल पे अपने मुंह से बोल भी नहीं सकता, और मैं ही क्या, अनिल जी बैठे हैं, सुनील जी बैठे हैं, ये भी अपने मुंह से नहीं बोल पाएंगे। और जिस प्रकार से पार्टी को,
जिस प्रकार से इनकी, वैसे तो इनका अंदरूनी मामला है, राकेश परंतु शर्मा जिस जी, प्रकार से चलिए आपने उनका कह दिया परिवारवाद उनका में अंदरूनी। भागी है। राकेश शर्मा जी, आप मुझे भी ये जवाब दे दीजिए, क्या भाजपा मतलब शैलजा के कंधे पर रख के आगे बढ़ेगी या फिर अपने Yes. अपने मुद्दों पर भी हम आगे बढ़ेंगे? यस, बिल्कुल। हम शैलजा जी के कंधे पर रखकर नहीं, राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का आपने जो काम किया है उसका आप रिपोर्ट कार्ड लेके आइए। हमने ये काम किया, आपने अरे एक सुनील जी, हमने 10 साल का आपका रिपोर्ट कार्ड मीटर देखो ना, आपका आपने रिपोर्ट कार्ड मेट्रो क्या को था? आगे नहीं बढ़ाई। मैं मीटर कह रहा हूँ, किलोमीटर नहीं कह रहा हूँ। बाहर उठा जी निकल नहीं पाए। राकेश जी, नौकरी के नाम पर क्षेत्रवाद, 2 नौकरी के नाम पर लाख पद जातिवाद खाली पड़े और हैं। विकास के नाम पर 90% मैं मेट्रो की जो बात कर रहा हूँ वो मीटर में कर रहा हूँ, किलोमीटर में नहीं कर रहा हूँ। और नौकरी के नाम पर मीटर आपने 1,18,000 नौकरियां आपने दी, एक भी मीटर आपने मेट्रो आगे नहीं बढ़ाई। 2 लाख पद खाली पड़े हैं और लोगों को पीटने का काम किया है। 1,90,000 किसानों की पिटाई की आपने आंगनवाड़ी की बहनों की, आशा वर्करों की। क्या बात करते हो सुनील जी? सारी हरियाणा आप? 10 साल का अपना कार्यकाल हुड्डा ने आप, हरियाणा का दुर्दशा की थी। अरे भैया, लोग जागरूक हो गए हैं, अब लोग जागरूक हो गए हैं। ये इन चक्रों में मत उलझाओ इन लोगों को। हरियाणा के लोग पढ़े लिखे, दिल्ली के 3 तरफ से हरियाणा है। हरियाणा ने देखा है किस प्रकार से बजट का 90% सिर्फ रोहतक, सोनीपत और झज्जर में लगता था। किस प्रकार से पूरी नौकरियों का 90%। अरे भैया, आप रिपोर्ट कार्ड लेके आओ ना, अपने पोर्टलों की सरकार है, अपने पोर्टल निकाल लो ना। राकेश शर्मा जी, सुनील कटारिया जी, मुद्दे पर आ जाएं, मुद्दे पर आ जाएं। मुद्दे पर आइए ना, खर्ची के बिना भाई बताइए ना कौन सी नौकरी लगाई है? गुजरात से वाले के भर्ती कर दिए, हरियाणा में क्या जवान लड़के पढ़े लिखे लगे? राकेश शर्मा जी, सुनील कटारिया जी, मेरी आपसे गुजारिश है, मुद्दे पर आ जाए। बीजेपी ने सारे हरियाणा में गुजराती लोग, बाहर के लोग, राकेश जी, सुनील जी, बिना खर्ची पर हमने 1,90,000। क्या बात कर दी आपने? सुनील जी काम प्लीज, दिखाइए ना 10 साल का। राकेश शर्मा इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती है। 10 साल का देखिए ना आप। मुझे आपकी आवाज को म्यूट करना पड़ेगा। माफी के साथ हम अनिल आर्य से बात करेंगे। दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में प्लीज आवाज थोड़ा म्यूट कीजिए, रिक्वेस्ट करिए। अनिल आर्य, ये मुद्दे की राजनीति है, बात हम दलित राजनीति की क्या? कॉलेज देने का काम हर एक जिले में एक प्लीज मेडिकल इनकी आवाज कॉलेज बनाने की करें। बात रेवाड़ी के अंदर एम्स देने का एक काम भी किया। मीटर मेट्रो आगे नहीं हर जिले में बढ़ाई। मेडिकल कॉलेज देने वो का तो आवाज नहीं आ रही आप आपकी। लोगों ने मलाई लूटने का काम किया है, दादा गोत्रे ने भी कहा है। सिर्फ अपने पीसीआर टीम प्लीज जरा इनकी आवाज थोड़ा म्यूट करें। बेटे को सेट करने के कुछ लिए नहीं। अनिल आर्य जी, ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है। बात सिर्फ इतनी है कि मौजूदा राजनीति में क्या भाजपा हो या फिर कांग्रेस इस वक्त दलित राजनीति को साधने में लगी हुई है। अनिल आर्य, आपके समर्थक भी राष्ट्र बड़े नेता भी अनिल आर्य जी, दलित नेता दो पीढ़ियों से आपकी प्लीज ये आवाज थोड़ा म्यूट कीजिए। हुड्डा जी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उनको पीसीआर टीम प्लीज थोड़ी आवाज म्यूट करेंगे। चुनाव पीक पर है, परंतु शैलजा जी घर से नहीं निकल। राकेश जी रुक जाइए जी। अनिल आर्य, सवाल दोबारा पूछिए प्लीज। ये आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन मौजूदा जो सिचुएशन लग रही है, जिस तरह से आज कुमारी शैलजा भले ही सामने आई, उन्होंने काफी हद तक विराम लगाने की मौजूदा जो सिचुएशन है उस पर कोशिश की, लेकिन उनकी बातें, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि वो दूरियां जो हैं वो अब भी हैं, मन में खटास है। जो बात टिकट वितरण को लेकर जो नाराजगी शुरू हुई थी वो अभी तक कंटिन्यूड है एंड उसमें कहीं कोई फर्क नहीं आया। अनिल आर्य, लेकिन जो दूरियां या जो मनमुटाव या जो खटास है, जो कड़वाहट टिकट वितरण में हुई थी, उसको और भड़काया गया है। हाँ, ये जो बयानबाजी पैदा किया गया, ये जो बयानबाजी शुरू हुई है या उनके जो पोस्टर्स से उनके फोटो गायब कीजिए, वो तमाम चीज ऐसी चीजें बातें हैं जो उनके गुस्से को, उनकी बात को और भड़का रही है, और खासकर उनके समर्थकों के लिए भी। मुझे लगता है कि ये चीज कांग्रेस के लिए बड़ी डैमेजिंग होने वाली है। और मुझे तो हैरानी इस बात की है कि कांग्रेस हाईकमान और लोकल यहाँ के स्थानीय लोग भी और दिल्ली बैठी कांग्रेस आला कमान भी इस डैमेज को समझ क्यों नहीं पा रही है।
और उसको कंट्रोल करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? क्या कुछ बेबसी लगती है आपको अनिल आर्या? क्या क्या कहीं ना कहीं बेबसी है? क्योंकि अगर हम देखें आज 23 तारीख हो गई है और 9 दिन प्रचार के अगर हम देख रहे हैं तो कैंपेनिंग के बचे हुए हैं। ऐसे में सिर्फ 2 लोग कांग्रेस की तरफ से जमीन पर प्रचार में नजर आ रहे हैं, बाकी अभी उतरे नहीं है। आज कुमारी शैलजा ने कहा 2-3 दिन में मैं चुनावी कैंपेन में उतरूंगी। क्या कहीं बेबसी है? जो कांग्रेस में बेबसी से जाता ना, कांग्रेस आलाकमान को ये अच्छा लगता है। वो हमेशा जो गुट है उनको डिवाइड एंड रूल बढ़ा के रखती है। आप ध्यान कीजिए, जब भजनलाल जी की सरकार थी 1992 में, तो 5 लोग थे जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, चौधरी वीरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कर्नल राम सिंह, डॉक्टर राम प्रकाश और शमशेर सिंह सुरजेवाला जी, वो 5 जगह जगह जनसभाएं करते थे भजनलाल जी के खिलाफ, कांग्रेस के मुख्यमंत्री के खिलाफ। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जनसभाएं कर रहा था और उस वक्त जो कांग्रेस लीडरशिप थी, किसी भी इनको रोकने की कोशिश नहीं की। और अब आप देख लीजिए, चाहे वो एसआर के गुट था, चाहे बाद में एसआर भी बन गया, जो भी हुआ इस पूरे 5 साल के दौरान या 10 साल के दौरान, क्या कांग्रेस आला कमान ने कभी कोशिश की कि ये सीरियस कोशिश कि ये गुटबाजी खत्म हो? तो ये गुटबाजी इस लेवल पे है कि आज 10 साल बीतने के बाद भी आप अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और कुमारी शैलजा ने आज इसका जिक्र किया है कि 10 साल से संगठन नहीं बन पाया है। वही मैं कह रहा हूं ना कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का आप संगठन खड़ा नहीं कर पा रहे, तो ये दिखाता है कि कांग्रेस में कितने अंदर गहरे तक आपका झगड़ा है और पार्टी बिखरी हुई है। आप देखिए, अगर आज इनका संगठन खड़ा होता, पदाधिकारी होते, उनका उत्साह एक अलग होता, एक जिम्मेदारी तय होती कि ये जिलाध्यक्ष है, ये ब्लॉक अध्यक्ष है, ये कुछ और ऑफिस ब्यूरो है, तो इसकी जिम्मेदारी है, इसका दायित्व है, वो सब चीज बिखर के रह गई। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस आलाकमान को सुहाता है, ये अच्छा लगता है कि जो क्षेत्रीय छत्रप है वो आपस में लड़ते रहे, वो लड़ेंगे तो उन्हीं की पूछ होगी। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि ये राकेश शर्मा जी, आपके फाइनल कमेंट्स, मेरे पास वक्त की कमी है, प्लीज। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस दलितों की राजनीति तो करती है, एक तरफ यहाँ हिंदुस्तान में बैठ के तो आरक्षण की बात करेगी, दूसरी तरफ जब विदेश में जाके बैठेंगे तो आरक्षण का विरोध करेंगे। और जिस प्रकार से ये अपने ही नेता को, मैं सुनील जी की बात बड़ी करता हूँ कि कुमारी शैलजा जी 2 पीढ़ियों से राजनीति में हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, इसके बावजूद भी आपका ही प्रदेश नेतृत्व उनका क्यों अपमानित किया जा रहा है? और अनिल जी जैसे बता रहे थे, इस पर मौन क्यों है केंद्रीय नेतृत्व? शब्द से ज्यादा मौन की ताकत होती है। अनिल जी पत्रकार हैं, ये इस बात को बखूबी समझेंगे कि शब्दों से ज्यादा मौन बहुत खतरनाक होता है। शब्दों में उतनी धार नहीं होती। तो आपके यहाँ भी तो कई नेता मौन धारण कर चुके हैं राकेश जी, उनके मौन पर भी चर्चा हो जाए। केंद्रीय नेतृत्व भी कांग्रेस का कुमारी शैलजा के अपमान में भागीदार है। खामोशियां तो हमेशा ही बहुत कुछ बयां करती हैं। हुड्डा जी को मजबूत करना चाहते हैं, वरना केंद्रीय नेतृत्व को एक्शन लेना चाहिए था कि किस प्रकार से इनके नेता इनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ओके, ठीक है राकेश जी। सुनील कटारिया, आपके फाइनल कमेंट्स जल्दी से। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हाफ, विधानसभा में साफ। जनता जनार्दन इनकी ये जो वोट काटू जो सिस्टम है, डिवाइड एंड रूल, जो वर्टिकल एक लाइन ये खड़ी कर देना चाहते हैं। डिवाइड एंड रूल आपकी पार्टी में भी चल रहा है सुनील कटारिया जी। जी, इन्होंने पार्टी को डिवाइड कर दिया, एक हुड्डा कांग्रेस और एक कांग्रेस। अरे आपकी पार्टी में आप देखिए ना, राव साहब कह रहे हैं मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, विक जी कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। क्या बात करते हो? आपकी पार्टी में उत्तर से दक्षिण तक। चलिए, ये मुख्यमंत्री बनने का डर तो कईयों के दिलों में है, अब उसका इलाज तो शायद वक्त ही करेगा। मेरे पास वक्त की कमी है। बेहद शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी बात रखने के लिए। लेकिन आपको चलते चलते बता दें कि आखिर हुड्डा और शैलजा कैंप में ये लड़ाई पिछले काफी समय से चल रही है और टिकटों को लेकर तो खासा नाराजगी हो गई थी, क्योंकि कुमारी शैलजा अपने कुछ करीबी लोगों को टिकट नहीं दिलवा पाई। लेकिन फिर भी एक आपको ग्राफिक्स वो भी दिखाते हैं कि शैलजा समर्थकों को टिकट कहां कहां मिला है, वो समझना भी जरूरी है। अंबाला कैंट परविंदर पाल परी, अकरम खान जगाधरी, नारायणगढ़ शैली चौधरी, रामनिवास राणा हिसार, चंद्रमोहन पंचकुला, प्रदीप चौधरी कालका, रेणु बाला साडौरा, शमशेर सिंह गोगी असंध, परमवीर सिंह टुहाना,
और बलवान सिंह फतेहाबाद। हालांकि जिनको नहीं दिलवा पाई वो 2 सीटें हैं, उकलाना और नारनौल। नारनौल में ये अपने किसी खास करीबी को टिकट दिलवाना चाह रही थी कुमारी शैलजा, लेकिन वहां टिकट नहीं मिली, उसका दर्द इन्हें है, और उकलाना से खुद चुनाव लड़ना चाह रही थी। तो ये हमने आपको समझाया कि ये जो टिकटों को लेकर लड़ाई चली थी, जिसकी वजह से ये नाराजगी अभी तक दिखाई दे रही है कुमारी शैलजा में। नारनौल एक ऐसी सीट थी जहां पर इन्होंने काफ़ी जोर लगाया अपने किसी करीबी को टिकट दिलवाने के लिए, लेकिन वहां नहीं टिकट मिली, उस वजह से नाराज़गी काफ़ी है। उकलाना में खुद चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन वहां पर हाईकमान ने मना कर दिया। और किसके समर्थकों को कितनी टिकटें मिली हैं, यानी कि हुड्डा कैंप और शैलजा कैंप की अगर हम बात करें वो भी समझना जरूरी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 72 प्रत्याशी, ये 89 की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक जो टिकट है 90 विधानसभा में से वो CPI CPM को भिवानी की दी जा चुकी है। और कुमारी शैलजा गुट की अगर हम बात करें तो 10 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको टिकट मिला है, और सुरजेवाला गुट की तरफ से 2 प्रत्याशी हैं। तो ये पूरा जो एक पैटर्न है वो हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि इन टिकटों को लेकर लड़ाई थी हुड्डा कैंप और शैलजा गुट में कि किसके समर्थकों को कितना टिकट मिला है, और इस वजह से ये जो खींचतान है अब यहाँ तक आ गई और दलित राजनीति हावी होती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल क्या खामोशियां टूटने के बाद ये दूरियां नजदीकियों में बदलेंगी, ऐसा लग तो नहीं रहा। लेकिन जिस चुनावी बिसात पर राजनीतिक पार्टियों ने अपने मोहरे सेट किए हैं और दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है, इसमें कौन कितना कामयाब होता है ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।